नमस्कार साथियों, मैं भूपेंद्र शर्मा एक बार फिर आपके लिए एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूं। इसका नाम है पोइट्स एंड पैनकेक। ये क्लास 12th का 6 चैप्टर है। आज हम इसे पढ़ने वाले हैं, लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मेरा उन साथियों से निवेदन है कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट और शेयर जरूर करें। थैंक यू। आइए हम पढ़ने वाले हैं पोइट्स एंड पैनकेक के सबसे पहले ऑथर के बारे में। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, पोइट्स एंड पैनकेक के ऑथर हैं अशोक मित्रन जी। अशोक मित्रन वाज बोर्न इन 1931 एंड डाइड इन 2017। अशोक मित्रन जी का जन्म 1931 में हुआ था और उनकी मृत्यु 2017 में हुई थी। ही वॉज ए तमिल राइटर, रिकाउंट हिज ईयर्स एट द जेमिनी स्टूडियोज इन हिज बुक माई ईयर्स विद बॉस। अशोक मित्रन जी एक तमिल राइटर हैं और उन्होंने अपनी एक पुस्तक माई ईयर्स विद बॉस में अपनी जेमिनी स्टूडियो में गुजारे हुए समय को याद करके उन्होंने घटनाओं के बारे में लिखा है। वो बताते हैं कि जेमिनी स्टूडियो ने भारत के कई क्षेत्रों के लोगों को प्रभावित किया है। जेमिनी स्टूडियो में बनने वाली जो फिल्में थीं, उन फिल्मों ने लोगों को, भारत के लोगों को अपने ओर आकर्षित करने का कार्य किया है। जेमिनी स्टूडियोज लोकेटेड इन चेन्नई वाज सेट अप इन 1940। जेमिनी स्टूडियो चेन्नई शहर में पाई जाती है और जो 1940 में उसका सेटअप किया गया था। इट वाज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल हिम प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इंडिया इन द अर्ली डेज ऑफ इंडियन फिल्म मेकिंग। तो ये जो है जेमिनी स्टूडियो भारत की उन सभी फिल्म प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशंस में से एक है जिन्होंने भारत के लोगों को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। इट्स फाउंडर वाज एस.एस. वासन। हमें ये याद रखने की वाली बात है कि इसके फाउंडर कौन है? एस.एस. वासन जी हैं। एस.एस. वासन जी, द ड्यूटी ऑफ अशोक मित्रन इन जेमिनी स्टूडियो वाज टू कट आउट न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स ऑन द वाइड वेराइटीज ऑफ द सब्जेक्ट एंड स्टोर देम इन ए फाइल। तो इस जेमिनी स्टूडियो के मालिक जो थे एस.एस. वासन जी थे और हमारे लेखक अशोक मित्रन जी का जेमिनी स्टूडियो में काम यह था कि न्यूज़पेपर को पढ़ना और उनमें जो बड़ी बड़ी खबरें होती थी, उन सभी बड़ी बड़ी खबरों से जुड़ी हुई जितनी भी जानकारी होती थी उनको काट कर और उन्हें एक फाइल में लगाना होता था। मैनी ऑफ दीज हैड टू बी रिटन आउट बाय हैंड्स। कई बार तो कई खबरों को अपने हाथ से लिखना भी पड़ता था। Although he performed an insignificant functions, he was the most well informed of all the members of the Gemini Studios. चाहे भले ही उनके कार्य को एक कार्य की श्रेणी में न माना जाता हो, लेकिन जेमिनी स्टूडियो के परिवार के हर सदस्य को इस चीज के बारे में पता था। द फॉलोइंग इज एन एक्सर्ट फ्रॉम दिस बुक माई ईयर्स विद बॉस। आज हम जिस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, ये चैप्टर उनकी पुस्तक माई ईयर्स विद बॉस के एक भाग से लिया गया है। आइए हम शुरुआत करते हैं। आज चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं। पैनकेक वाज द ब्रांड नेम ऑफ द मेकअप मटेरियल दैट जेमिनी स्टूडियोज बॉट इन ट्रक लोड्स। लेखक बताते हैं कि पैनकेक एक मेकअप मटेरियल का नाम था, ब्रांड का नाम था, जो जेमिनी स्टूडियो में बहुत अधिक मात्रा में मंगाया जाता था। ट्रक लोड का मतलब यहाँ पर है बहुत ज्यादा मात्रा में मंगाया जाता था। ग्रेटा गार्बो मस्ट हैव यूज्ड इट। ग्रेटा गार्बो ने निश्चित ही इस ब्रांड का इस्तेमाल किया था। ग्रेटा गार्बो उस समय एक बहुत ही प्रसिद्ध अभिनेत्री थी। मिस गौहर हैव मस्ट हैव यूज्ड इट। मिस गौहर भी एक अच्छी अभिनेत्री थी, उन्होंने भी इसका उपयोग किया था। बैजंती माला मस्ट ऑल्सो हैव यूज्ड इट बट रतिया अग्निहोत्री मे नॉट हैव इवन हियर्ड ऑफ इट। लेखक बताते हैं कि इसका टाइम पीरियड ज्यादा लंबे समय नहीं था। ग्रेटा गार्बो, मिस गौहर और बैजंती माला जैसी हीरोइनों ने इसका बहुत अच्छी तरीके से उपयोग किया था, लेकिन जैसे जैसे रति अग्निहोत्री वहां पर आई, उन्होंने इसके बारे में सुना भी नहीं था, इन्होंने इसके बारे में देखा भी नहीं था। क्यों? क्योंकि तब तक जेमिनी स्टूडियो में आने वाले ब्रांड का नाम दूसरा हो गया था, यानी दूसरे मेकअप ब्रांड का सामान आना शुरू हो गया था। मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ द जेमिनी स्टूडियो वाज इन द अपस्टेयर ऑफ द बिल्डिंग that was believed to be have Robert Clive Staples.
मेकअप डिपार्टमेंट, जो जेमिनी स्टूडियो का मेकअप डिपार्टमेंट था, वो एक बिल्डिंग के अपस्टेयर पर था, यानी कि दूसरी मंजिल पर था, सीढ़ियों पर चढ़ने के बाद। अपस्टेयर का मतलब होता है सीढ़ियों के ऊपर, सीढ़ियों के ऊपर बना हुआ था। लेकिन ऐसा माना जाता था कि वह जिस बिल्डिंग में मेकअप डिपार्टमेंट था वो रॉबर्ट क्लाइव का स्टेबल हुआ करता था एक जमाने में। रॉबर्ट क्लाइव के बारे में आप लोग जानते हैं, आप लोगों ने हिस्ट्री वगैरह पढ़ी होगी तो रॉबर्ट क्लाइव के बारे में जरूर पढ़ा होगा। तो रॉबर्ट क्लाइव का स्टेबल माना जाता था। अ डजन अदर बिल्डिंग्स इन द सिटी आर सेड टू हैव बीन हिज रेजिडेंस। तो चेन्नई में करीबन 1 दर्जन से ज्यादा जो बिल्डिंग्स हैं उन्हें रॉबर्ट क्लाइव का रेजिडेंस माना जाता था। फॉर हिज ब्रीफ लाइफ एंड इवन ब्रीफर स्टे इन मद्रास, रॉबर्ट क्लाइव सीम्स टू हैव डन अ लॉट ऑफ मूविंग्स। रॉबर्ट क्लाइव का बहुत ही कम समय में भारत में रुकना, और उस भारत में रुकने में भी मद्रास में रुकना बहुत ही कम था, और उतने कम समय में उन्होंने बहुत सारे एक स्थान से दूसरे स्थान बदलने का कार्य किया था। Besides fighting some impossible battles in remote corner of the India, marrying a maiden in the St. Mary Church in St. George in Madras। इसके अलावा भी उन्होंने क्या किया, भारत में कई दूर दराज वाले रिमोट एरियाज जो होते हैं, रिमोट कॉर्नर ऑफ इंडिया का मतलब होता है भारत के बहुत पिछड़े हुए इलाकों में जहां पर कोई नहीं जाता है, रिमोट दूर दराज वाले इलाके जो है, कॉर्नर जो है इंडिया के, उन सब में क्या है उन्होंने बैटल भी किया। और चेन्नई में एक मेडन के साथ सेंट जॉर्ज फोर्ट में एक सेंट मैरी चर्च था उस समय, उसमें उन्होंने शादी भी की। द मेकअप रूम्स हैड द लुक ऑफ द हेयर कटिंग सलून विथ लाइट्स एट ऑल एंगल्स अराउंड हाफ ए डजन लार्ज मिरर्स। लेखक बताते हैं कि मेकअप रूम की स्थिति कैसी थी। मेकअप रूम एक हेयर कटिंग सैलून के जैसा था। जैसे कि आप सब लोगों ने हेयर कटिंग सैलून में अगर गए हो तो हेयर कटिंग सैलून में जिस प्रकार से चारों तरफ से दर्पण लगे हुए होते हैं, उसी प्रकार से उसमें भी दर्पण लगे हुए थे, और हर दर्पण के साथ साथ में क्या उसके साथ लाइट भी लगी हुई थी। दे वर ऑल इनकैंडेसेंट लाइट्स, so you can imagine the fairy misery to those subject to makeup। और वो सभी की सभी जो लाइट होती थी वो सभी पुराने जमाने की लाइट होती थी, और उन लाइट से इतनी ज्यादा प्रकाश आता था, इतनी ज्यादा हीट आती थी कि जिससे क्या है जिसका मेकअप होता था उसके लिए बहुत ज्यादा समस्या वाली बात तो होती थी। इसलिए लेखक ने उनके लिए कहा है कि फेरी मिजरी ऑफ दो सब्जेक्ट टू मेकअप, जो मेकअप करवाने के लिए आते थे उनके लिए ये तो सुंदर दिखने के लिए बहुत ही कष्ट सहने वाली बात थी। तो वो कहते हैं कि आप इसी बात से अंदाजा लगा दीजिए कि अगर कोई व्यक्ति सुंदर दिखने के लिए कितने कष्ट सहता होगा। द मेकअप डिपार्टमेंट वॉज फर्स्ट हेडेड बाई ए बंगाली हु बिकेम टू बिग फॉर द स्टूडियो एंड लेफ्ट। मेकअप डिपार्टमेंट के में सबसे पहले एक बंगाली रहता था, बंगाली उसका हेड था मेकअप डिपार्टमेंट का, लेकिन धीरे धीरे वो अपने आप को इतना बड़ा मानने लगा कि उसने क्या किया, जेमिनी स्टूडियो को छोड़ दिया और चला गया। He was succeeded by a Maharashtrian who was assisted by the दरबार कर्नाटका। फिर उसके बाद एक महाराष्ट्रियन ने मेकअप डिपार्टमेंट के हेड के रूप में कार्यभार संभाला, और उसका असिस्टेंट जो था वो कौन था, दरबार कर्नाटका था, एक आंध्रा था, आंध्रा से आने वाला व्यक्ति। अब मद्रास इंडियन क्रिश्चियन एंड एंग्लो बर्मीज एंड यूजुअल लोकल तमिल्स। इसके अलावा भी उसमें काम करने वाले लोगों की संख्या जो थी, एक उसमें आंध्रा से आने वाला व्यक्ति था, एक मद्रास से इंडियन क्रिश्चियन था, एक एंग्लो बर्मीज था, और एक लोकल तमिल थे। कुछ लोकल तमिल भी काम करते थे। आप समझ जाएंगे इतने भरे पूरे परिवार का डिपार्टमेंट था, तो आप समझ जाइए कि एक मेकअप डिपार्टमेंट में ही काफी सारे लोग थे। ऑल दिस शोज दैट there was a great deals of the national integration long before all India radio। आप समझ सकते हैं कि जेमिनी स्टूडियो में काम करने वाले जो लोग थे वो देश के अलग अलग कोने से आए हुए थे, अलग अलग धर्म से आए हुए थे, और इसमें पहले से ही क्या चल रहा था, नेशनल इंटीग्रेशन की भावना चल रही थी, राष्ट्रीय एकता की भावना चल रही थी। जो राष्ट्रीय की एकता की भावना ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन पे आने से पहले ही वहां पर शुरुआत हो गई थी।
began broadcasting programs on the national integration। जो ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन पे जो राष्ट्रीय एकता के भाईचारे के जो प्रोग्राम आने से पहले ही मेकअप डिपार्टमेंट में ये कार्य पहले से ही चल रहा था। वहां पर हर धर्म, हर जाति, हर लिंग के लोग वहां पर कार्य किया करते थे। The gang of nationally integrated makeup men could turn any decent looking person into a hideous crimson hued monster with the help of truckloads of the pancake and a number of other locally made potion and lotions। लेखक कहते हैं कि ये जो गैंग थी, किसके गैंग, जो मेकअप डिपार्टमेंट में काम करने वाले जो लोग थे, उन सभी लोगों को एकता से एक साथ, राष्ट्रीय एकता के साथ ये सभी गैंग जो थी वो क्या करती थी, लोगों को, सुंदर दिखने वाले लोगों को एक किससे, क्रीम वगैरह से या जो पैनकेक वगैरह ब्रांड का जो भी लोशन पोशन होते थे उन सब का उपयोग करके वो क्या करते थे, किसी भी सुंदर व्यक्ति को क्या बनाने कार्य करते थे, ह्यूड मॉन्स्टर यानी कि वैसा बुरा सा मॉन्स्टर बना, राक्षस बनाने का कार्य करते थे। लेखक यहाँ पर दो तरीके से हमें समझाने का प्रयास करना चाहता है। लेखक हमसे कहना चाहता है कि मेकअप लगाने के बाद किसी भी व्यक्ति को सुंदर दिखने से क्या क्या बनाया जा सकता है, बुरा बनाया जा सकता है। आप लोगों ने देखा होगा जो सब फिल्मों में दिखाए जाने वाले जितने भी भयानक राक्षस वगैरह होते हैं और जितने भी भयानक लोग होते हैं वो सारे के सारे मेकअप के माध्यम से बनाए जाते हैं। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि शायद ऐसी स्थिति में लेखक ने व्यंग कसते हुए ये बात कहा है कि सुंदर दिखने वाले लोगों के साथ मेकअप और मेकअप का सामान का, क्रीम वगैरह का, लोशन और पोषण का इस्तेमाल करते हुए वो क्या कर देते थे, सुंदर दिखने वाले व्यक्तियों को बुरा बनाने का कार्य करते थे। Those were the days of the mainly indoor shootings। उन दिनों ज्यादातर जो शूटिंग हुआ करती थी वो शूटिंग इंडोर शूटिंग हुआ करती थी, यानी कि जेमिनी स्टूडियो के अंदर ही शूटिंग हुआ करती थी। एंड द ओनली 5% ऑफ फिल्म्स वर शूटेड आउटडोर्स। केवल 5% फिल्म ही होती थी जो कि स्टूडियो से बाहर होती थी। आई सपोज द सेट and the studio lights needed the girls and the boys to be made to look ugly in order to look presentables in the movies। मुझे ऐसा लगता है कि जेमिनी स्टूडियो में जो मेकअप डिपार्टमेंट था वो मेकअप डिपार्टमेंट जो बच्चों को, जो लड़कों को, जो लड़कियों को इतना बुरा बना देता था जिससे कि फिल्मों में उन्हें प्रस्तुत किया जा सके। A strict hierarchy was maintained in the makeup department। लेकिन इसके अलावा भी मेकअप डिपार्टमेंट एक स्ट्रिक्ट हायरार्की बनी हुई थी। क्या बनी हुई थी? द चीफ मेकअप मैन मेड द चीफ एक्टर्स एंड एक्ट्रेस अगली। जो मेकअप डिपार्टमेंट का जो चीफ होता था वो चीफ क्या करता था, किसी भी फिल्म और किसी भी सीरियल के प्रमुख एक्टर और एक्ट्रेस को मेकअप करने का कार्य किया करता था। हिज सीनियर असिस्टेंट द सेकंड हीरो एंड द हीरोइन। और जो सीनियर असिस्टेंट होता था उस जो फिल्म के सेकंड हीरो और हीरोइन को मेकअप करने का कार्य करता था। जूनियर असिस्टेंट द मेन कॉमेडियन एंड सो फोर्थ। और जो जूनियर असिस्टेंट जो होते थे वो क्या है, अन्य कॉमेडियन और अन्य लोगों का मेकअप करने का कार्य करते थे। द प्लेयर हु प्लेड द क्राउड्स वर द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑफिस बॉय। और जो नाटक में और जो फिल्मों में काम करने वाले जो भीड़ होती थी, भीड़ का रोल अदा करने वाले जो लोग होते थे उनका मेकअप करने वाला एक ही व्यक्ति होता था जिसका नाम था ऑफिस बॉय, जिसे सब लोग ऑफिस बॉय के नाम से जानते थे। आप लोग समझ पा रहे होंगे ऑफिस बॉय कौन होता है। ऑफिस बॉय वह व्यक्ति होता है जो ऑफिस में सभी कार्यों को करने का काम करता है, चाहे चाय को बांटने का काम हो, चाहे खाना बनाने का काम हो, चाहे नाश्ता परोसने का काम हो, चाहे झाड़ू पोछा लगाने का काम हो, सारे के सारे काम कौन करता था, ऑफिस बॉय करता था। तो आप इस बात से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि जेमिनी स्टूडियो में एक मेकअप डिपार्टमेंट था और उस मेकअप डिपार्टमेंट में इतने सारे लोग होने के बावजूद भी एक ऑफिस बॉय भी था जो चपरासी का काम करता था। और वो क्या करता था, भीड़ में जितनी भी अगर किसी भीड़ की शूटिंग हो रही है तो उनके क्या करता था, उनके ऊपर मेकअप लगाने का कार्य किया करता था। On the days when there was a crowd shooting, you could see him mixing his paint in a giant vessels। जब किसी दिन भीड़ की शूटिंग होती थी तो उस दिन आप उसे देख सकते हैं
एक बड़े से पतीले में क्या करता था, जेंट वेसल का मतलब होता है बड़ा सा पतीला, और बड़े से पतीले में क्या करता था, बड़े से पतीले में स्लैपिंग इट ऑन द क्राउड प्लेयर्स, और उसमें मेकअप की जितना भी सामान होता था, क्रीम वगैरह जो होती थी, सबको मिक्स करके क्या करता था, जो भी भीड़ में काम करने वाले लोग होते थे उनके चेहरे पर जल्दी जल्दी लगाते हुए चला जाता था। The idea was to close Harry pore on the surface of the face on the process of applying makeup. और वो क्या करता था, जितने भी लोग वहां पे काम करने वाले होते थे उन सभी लोगों के ऊपर जल्दी जल्दी मेकअप करने का काम करता, मतलब जल्दी जल्दी क्या है, क्रीम पोतने का काम करता था। He was not exactly a boy. लेखक बताते हैं कि जो ऑफिस बॉय था वो ऑफिस बॉय वास्तव में एक बॉय नहीं था। He was in the early 40s. वह अर्ली 40s का कैसा था, एक व्यक्ति था। अर्ली 40s का मतलब होता है 40 के समथिंग एज वाला व्यक्ति था, जो 39, 40, 41, 42, 43 ऐसे उम्र के व्यक्तियों को हम अर्ली 40s एज के व्यक्ति कहते हैं। Having entered the studio years ago in the hope of becoming a star actor or an established screenwriter, director or lyric writers, he was a bit of the poet. लेखक बताते हैं तो वह कई सालों पहले इस जेमिनी स्टूडियो में उसने इसलिए भाग लिए थे कि वो क्या बन जाए, स्टार एक्टर बन जाए। स्टार एक्टर का मतलब होता है बहुत अच्छा एक्टर बन जाए, साथ ही साथ टॉप स्क्रीन राइटर बन जाए, या डायरेक्टर बन जाए, या लिरिक्स राइटर बन जाए, कोई ना कोई ऐसा अच्छा काम करने के लिए वो वहां पर उपस्थित होता है। जैसे आजकल के नौजवान ज्यादातर क्या है, फिल्मों के हीरो बनने के लिए क्या है, निकल जाते हैं और उन्हें वहां पर क्या काम करना पड़ता है, ऑफिस बॉय का काम करना पड़ता है। वो इसके साथ ही साथ क्या था, एक छोटा सा कवि भी था। कौन, ऑफिस बॉय। ऑफिस बॉय कवि भी था वहां पे। तो इतनी सारी खूबियां होने के बावजूद भी वो क्या था, वहां पे एक ऑफिस बॉय के रूप में कार्य कर रहा था, एक चपरासी के रूप में कार्य कर रहा था। इन दोज डेज आई वर्क इन ए क्यूबिकल टू होल साइड ऑफ विच वर फ्रेंच विंडोज। लेखक बताते हैं कि मैं उन दिनों जेमिनी स्टूडियो में काम करता था और मुझे क्यूबिकल मिला हुआ था। क्यूबिकल मिला हुआ, क्यूबिकल का मतलब क्या होता है, एक ऑफिस में आपको एक केबिन जैसा मिलता है, केबिन जैसा एरिया होता है जिसमें आप केवल और आप ही बैठते हैं, या एक या दो से दो लोग बैठने का कार्य करते हैं, ऐसे एरिया को क्यूबिकल बोलते हैं। तो वो लेखक कहता है कि मुझे उन दिनों क्या है, मैं जब जेमिनी स्टूडियो में काम करता था तो मुझे एक क्यूबिकल मिला हुआ था जिसके दो साइड में फ्रेंच विंडोज थी, फ्रेंच विंडोज। आई डिड नॉट नो एट दैट टाइम दे वर कॉल्ड द फ्रेंच विंडोज। मुझे उस समय पता नहीं था कि वे जो खिड़कियां हैं वे खिड़कियां फ्रेंच विंडोज कही जाती। Seeing me sitting at my desk tearing up the newspaper day and night, day in and day out, तो सभी लोग उसमें मुझे बैठे हुए क्या देखते थे, मुझे न्यूज़पेपर को फाड़ते हुए और उसे पढ़ते हुए देखते थे, दिन और रात, चाहे दिन से लेके सुबह से लेके शाम तक सब लोग समाचार पत्र को मुझे पढ़ते हुए ही देखा करते थे कि ये समाचार पढ़ने का काम कर रहा है, इसके पास कोई काम नहीं। सब लोगों को लगता था कि मैं कोई काम नहीं करता हूँ, मैं पूरे दिन समाचार पत्र को फाड़ने का, समाचार पत्र पढ़ने का काम करता हूँ और ये कोई काम नहीं। मोस्ट पीपल थॉट दैट आई वाज डूइंग नेक्स्ट टू नथिंग। ज्यादातर लोग सोचते थे कि मैं यहाँ पर बैठकर कुछ काम नहीं करता। इट इज लाइकली दैट द बॉस थॉट लाइकवाइज टू। ये बात सही है कि सब लोगों को लगता था, लेकिन मेरे बॉस को नहीं लगता था, इतना ही मेरे लिए काफी था। So anyone who felt I should be given some occupation so would barge into my cubicle and deliver an excellent lecture. इसलिए क्या होता था, जब किसी को कोई भी थोड़ी बहुत समस्या आती थी अपने काम में, कोई भी कठिनाई महसूस करता था, तो वो कहाँ पे आता था, मेरे केबिन में के अंदर घुस आता था और मेरे केबिन के अंदर आता क्या करता था, डिलीवर एन एक्सटेंट लेक्चर, और मुझे एक बढ़िया सा लेक्चर सुना के चला जाता था कि तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ता, तुम तो बैठे बैठे समाचार पत्र फाड़ते रहते हो, हमसे ही पूरा दिन काम कराया जाता है। इस प्रकार की शिकायतें रहती थी। आकर क्या है, कोई भी व्यक्ति किसी को भी समस्या होती थी तो वो कहाँ पर पहुंच जाता था, उसी के हमारे लेखक के कमरे में पहुंच जाता, क्यूबिकल में पहुंच जाता था और उन्हें अच्छी तरह से लेक्चर पिला देता था। द बॉय इन द मेकअप डिपार्टमेंट एंड हैड डिसाइडेड आई शुड बी एनलाइटेड on how great literary talent was being allowed to go west in the department of only for the barbers and the preference. वो ऑफिस बॉय जो था, जो मेकअप डिपार्टमेंट में काम करता था, उसका भी यही मानना था कि उसका टैलेंट, वो एक अच्छे एक्टिंग कर सकता था, उसका मानना था कि वो एक अच्छी एक्टिंग कर सकता है,
एक अच्छा पोइट बन सकता है, एक स्क्रीन राइटर बन सकता है। तो उसने कहा कि मेरे जैसे क्या है बहुत ही महान साहित्यिक टैलेंट को यहाँ पर इस डिपार्टमेंट में वेस्ट किया जा रहा है, जो जो डिपार्टमेंट किसके लिए सही है, बार्बर्स के लिए सही है। बार्बर्स यानी कि जो कटिंग करने वाले लोग होते हैं उनके लिए सही है, वो परवर्ट्स के लिए सही है। वे लोग जो लोग क्या करते हैं, सेवा करते हैं, मसाज वगैरह करते हैं, उन्हें परवर्ट्स कहते हैं, सेवक होते हैं। Soon I was praying for crowd shootings all the time. इसीलिए मैं भगवान से प्रार्थना करता रहता था, हे भगवान रोज क्या है क्राउड की शूटिंग किया करो, रोज हो जाया करे क्राउड की शूटिंग, तो मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा। नथिंग शॉर्ट ऑफ इट कुड सेव मी फ्रॉम हिज एपिक्स। ऐसा इसलिए है क्योंकि केवल क्राउड की शूटिंग में ही ऑफिस बॉय क्या रहता था, बिजी रहता था, और इसके अलावा उसके पास कोई नहीं काम होता था। तो जब भी क्राउड की शूटिंग होती थी तो उस दिन नहीं आ पाता था, लेकिन जब भी खाली उसे समय मिलता था वह हमारे लेखक के केबिन में आ जाता था और उन्हें बार बार डांटते हुए चला जाता था कि अरे तुमसे कोई काम नहीं लेता है, तुमसे कोई कुछ नहीं करता है, हमें देखो हमें लगाए रहते हैं, हमें कोई सूटेबल काम नहीं करने के लिए मिलता है, हमें तो केवल चपरासी बना के रख दिया, बल्कि मैं एक एक्टर बन सकता था, ये हो सकता था, वो हो सकता था। In all instances of frustrations, you will always find the anger directed towards a single person, openly or covertly, and this man of the makeup department was convinced that all his woes, ignominy and neglect were due to the Kothamangalam Subbu. और इन सभी भड़ास का केंद्र होता था कि वो हमेशा उन सभी लोगों का, जो भी सभी वहां पर क्या है भड़कते थे, जो भी सभी वहां पर काम करने से क्या है परेशान होते थे, उन सब की एक ही व्यक्ति की प्रति क्या होती थी, एक ही व्यक्ति की तरफ भड़ास निकलती थी, चाहे वो ओपनली हो चाहे कवर्डली हो, चाहे इनडायरेक्टली रूप से कहें चाहे डायरेक्टली रूप से कहें, एक ही व्यक्ति होता था। दिस मैन ऑफ द मेकअप डिपार्टमेंट वाज कन्विंस्ड दैट ऑल इज वॉइस एंड ignominy एंड नेग्लेक्ट। इस मेकअप डिपार्टमेंट के इस व्यक्ति का ऐसा मानना था कि केवल एक ही ऐसा व्यक्ति है जिसके कारण उसी के साथ सभी समस्याएं हैं, उनके साथ नेग्लेक्ट उन्हें किया जाता है या इनको नकार दिया जाता है। क्यों नकार दिया जाता है, तो वो है एक ही व्यक्ति जिसके कारण ये सारी घटनाएं होती हैं, और वो है कोथामंगलम सुब्बू। कोथामंगलम सुब्बू के कारण ही उन्हें जेमिनी स्टूडियो में कोई भी काम नहीं मिलता, उन्हें हर काम से मना कर दिया जाता है, उनकी कोई प्रशंसा नहीं है, उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि कोथामंगलम सुब्बू जो है उन्हें आगे बढ़ने का मौका ही नहीं देता। सुब्बू वाज द नंबर 2 एट जेमिनी स्टूडियो, क्योंकि सुब्बू जो था जेमिनी स्टूडियो में नंबर 2 था। नंबर 1 कौन था? नंबर 1 मिस्टर एस वासन, उस जेमिनी स्टूडियो के मालिक। उनके बाद नंबर किसका आता था जेमिनी स्टूडियो में? कोथामंगलम सुब्बू का आता था। He could not have had a more encouraging opening in films than a grown-up makeup boy had. मेकअप बॉय कहता है, जो ऑफिस बॉय जो था वो कहता है कि देखो इसके पास ऐसी कोई विद्या नहीं है, ऐसी कोई गुण नहीं है जिससे क्या है किसी भी फिल्म की ओपनिंग को अच्छी तरह से बना सकते हैं, सका जाए, कुछ भी किया जाए, ऐसा इसके अंदर कोई गुण नहीं। On the contrary, he must have had to face more uncertain and difficult times for when he began his career. वो कहते हैं केवल एक ही इसके साथ अच्छा हुआ था, वो ये कि इसने जब अपने कैरियर को शुरुआत किया था उस समय कोई ज्यादा अच्छा व्यक्ति नहीं था, और ये मुझसे पहले आ गया, और मुझसे पहले आकर क्या किया है इसने जेमिनी स्टूडियो में पद को हत्या लिया है ना। जब कोई कठिनाई वाला समय नहीं था, ये आके तभी लग गया। जैसे हम सब लोग क्या है पुराने लोगों से कहते हैं कि आज के जमाने में नौकरी बहुत टेढ़ी खीर है, पुराने जमाने में तो बहुत सरलता से लग गई। उसी प्रकार से यहाँ पर भी मेकअप जो बॉय है वो कोथामंगलम सुब्बू के बारे में कह रहा है कि उस समय उतने ज्यादा लोग नहीं होते थे, उस समय इसने क्या है जगह हत्या ली। When he began his career, there were no firmly established film producing companies or studios. वो बताते हैं कि जब उसने अपने कैरियर की शुरुआत की थी उस समय ना कोई ज्यादा फिल्म बनाने वाली प्रोड्यूसिंग कंपनीज थी और ना ही कोई स्टूडियोज थे। इवन इन द मैटर ऑफ द एजुकेशन, स्पेशली फॉर्मल एजुकेशन। और वो बताता है कि यहाँ तक कि एजुकेशन की बात करो तो कोथामंगलम सुब्बू की कोई विशेष योग्यता नहीं है, वो एक साधारण योग्य व्यक्ति ही है, ज्यादा कोई योग्यता उसके अंदर नहीं।
सुब्बू कुड नॉट हैव हैड एन एप्रिशिएबल लीड ओवर आवर बॉडी, यहाँ तक कि उसके पास कोई एप्रिशिएबल लीड भी नहीं है कि जिसकी कोई क्या प्रशंसा कर सके कि अरे वो तो बहुत अच्छा आदमी है, वो बहुत अच्छा व्यक्ति है। बट इट्स वर्च्यू ऑफ बीइंग बोर्न इन ब्राह्मण। तो ऑफिस बॉय कहता है केवल एक ही गुण है उसके पास, क्योंकि उसने एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया है, इसलिए उसे उच्च पद प्राप्त हो गया है। अ वर्च्यू इंडीड, ही मस्ट हैव हैड एक्सपोजर और मोर एफ्लुएंट सिचुएशन। तो इस प्रकार से क्या करता है वो ऑफिस बॉय उसके बारे में बात करता है। किसके बारे में? कोथामंगलम सुब्बू से बात करता है। कोथामंगलम सुब्बू के बारे में बात करता है। किससे? हमारे लेखक से बात करता है कि उसके अंदर कोई गुण नहीं है, कोई अच्छी नहीं है, कोई अच्छा काम नहीं कर सकता है, मुझसे बेहतर नहीं कर सकता है। क्यों? मैं उससे बेहतर कर सकता हूं, लेकिन उसके अंदर इतना कोई गुण नहीं है कि वो अच्छा काम कर भी सके। केवल ब्राह्मण होने की वजह से उसे ऊंची पद दे दिया गया है और हमें क्या है नीचे डाल दिया गया है। ऐसी उसे ऐसा स्थिति ऐसे लगती है। लेकिन लेखक कुछ और कहना चाहता है। लेखक कहता है ही मस्ट हैव हैड एक्सप्लोर टू मोर एफ्लुएंट सिचुएशन। लेखक कहता है किसी भी बुरी सी बुरी परिस्थिति में कोथामंगलम सुब्बू क्या कर सकता था? कोथामंगलम सुब्बू हर किसी काम को करने में सक्षम था। He had the ability to look cheerful all the times even after having had a head in a flop films। लेखक बताता है कि कोथामंगलम सुब्बू के पास एक बहुत ही अच्छा व्यक्ति था, एक बढ़िया व्यक्ति, इतना खुश रहने वाला व्यक्ति था कि चाहे कोई भी काम हो किसी के लिए काम हो या ना हो, वो सबके लिए काम रखता था। साथ ही साथ चाहे फिल्म कितनी फ्लॉप क्यों ना हो गई हो, फिर भी कोथामंगलम सुब्बू खुश रहता था। ही ऑलवेज हैड वर्क फॉर समबडी। उसके पास हर किसी व्यक्ति के लिए कोई ना कोई कार्य अवश्य होता था। He could never do things on his own, but his sense of loyalty made him identify himself with his principal completely and turn his entire creativity to his principal advantages। वह अपने लिए कोई काम नहीं करता था। He could never do things on his own। वह अपने लिए कोई कभी भी कोई ऐसे काम नहीं करता था जिससे उसे खुद फायदा हो सके। उसकी हमेशा वफादारी अपने मालिक के प्रति होती थी, यही उसे सबसे पहले बताया जाता था, यही उसे अपनी ओर से दुनिया के सामने सबसे पहले इसको प्रकट किया जाता था। उसकी हमेशा अपने मालिक के प्रति, अपने प्रिंसिपल के प्रति पूरी तरह वफादारी होती थी, और जो भी वह काम करता था वो सारा के सारा फायदा अपने मालिक के फायदे के लिए ही किया करता था, इसके अलावा कोई काम नहीं करता था। ही वॉज टेलर मेड ऑफ फॉर फिल्म्स। कोथामंगलम सुब्बू फिल्मों के लिए टेलर बनाने का कार्य करता था। He was a man who could be inspired when commanded। जब भी किसी भी काम को करने के लिए किसी को बुलाया जाता था तो यह वही व्यक्ति होता था, कोथामंगलम सुब्बू, जो सब लोगों को प्रभावित करता था। The rat fights the tiger underwater and kills her, but takes pity on the cubs and tends them lovingly। I don't know how to do this scene, producer would say, and Subbu would come out and four ways in the rat, pouring affection on its victim of strings। तो कोई भी ऐसी घटना जिस घटना को हर कोई करने में सक्षम नहीं था। इस प्रकार से जैसा कि इस पंक्ति में कहा गया है कि एक चूहे की और एक टाइगर्स की लड़ाई हो जाती है अंडर वाटर, और उस अंडर वाटर लड़ाई में चूहा टाइगर्स को क्या कर देता है? मार देता है। लेकिन फिर जैसे ही उसके पास बाहर निकल के आता है तो वो क्या देखता है कि वहां पर क्या है? शेरनी के बच्चे बैठे हुए हैं। तो उन्हें देखकर उस पर दया आ जाती है, और दया आने के बाद उसे प्रेम करता है। कौन करता है? चूहा शेरनी के बच्चों पर प्रेम करने का कार्य करता है। आप सब लोगों को भी ये बात सुनकर बड़ा आश्चर्य हो रहा होगा कि ऐसे कैसे हो सकता है। आप आज हम साउथ की फिल्मों की बात करें या किसी ऐसी फिल्मों की बात करें जहां पर हीरो बहुत ही पतला छोटा मोटा होता है, व्यक्ति होता है, लेकिन विलन कितना भी बड़ा हो, उसी प्रकार की घटना यहाँ पे होती है। यहाँ पर विलन को क्या है? टाइगर के रूप में मान के चलो, और रेड को क्या है? एक हीरो मान लेते हैं। तो आप कोई भी हीरो ले लीजिए साउथ का, कितना भी पतले से पतला हो, कितना भी मोटे से मोटा तो होता ही नहीं है, दुबला पतला होता है, और वो किसी भी विलन को चाहे कितना भी तगड़ा क्यों ना हो, उसे क्या है? एक ही घूसे में परास्त कर देता है। उसी प्रकार की घटना है ये। तो जब क्या है?
प्रोड्यूसर कहता है मुझे नहीं पता ये सीन कैसे होगा, तो कोथामंगलम सुब्बू सबसे पहले आता था। कोथामंगलम सुब्बू सबके सामने आकर क्या करता था, 4 तरीके से रास्ते बताता था कि इसको ऐसे ऐसे कर लिया जाए सीन को तो ये बेहतर हो जाएगा। किस प्रकार से चूहा अपने विक्टिम ऑफ स्प्रिंग को यानी कि शेरनी के बच्चों को किस प्रकार से प्रेम से उसके साथ बात करेगा, किस प्रकार से उनके साथ रहेगा। गुड, बट आई एम नॉट श्योर इट इज इफेक्टिव इनफ। 4 तरीके बताने के बावजूद भी प्रोड्यूसर कहता है अरे मुझे ये अच्छे नहीं लग रहे, ये ज्यादा प्रभावी नहीं है। द प्रोड्यूसर वुड से एंड इन ए मिनट सुब्बू वुड कम आउट इन 14 मोर अल्टरनेटिव्स। लेखक बताता है कि अगर प्रोड्यूसर ने मना कर दिया उन 4 में से तो सुब्बू को मात्र 1 मिनट का समय ही लगता था कि वो अन्य 14 तरीके से नए तरीके बता देता था कि इस प्रकार से इस सीन को फिल्माया जा सकता है। फिल्म मेकिंग मस्ट हैव बीन एंड सो इजी विद ए मैन लाइक सुब्बू अराउंड। लेखक बताते हैं कि सुब्बू जैसे व्यक्ति के होने मात्र से ही फिल्म बनाना एक बहुत ही सरल कला बन के रह गया था। इतना बढ़िया व्यक्ति था। इफ एवर देयर इज ए मैन who gave direction and definition of Gemini Studio during its golden years, it is Subbu। लेखक बताते हैं कि जेमिनी स्टूडियो में जिस समय कोथामंगलम सुब्बू था वह उस समय स्वर्ण युग चल रहा था, और वो भी किसके कारण से, सुब्बू के कारण से। क्योंकि जो भी काम अटकता था, जो भी काम रह जाता था, सारे के सारे काम कोथामंगलम सुब्बू बिना किसी के सहयोग से कर सकता था। सुब्बू हैड ए सेपरेट आइडेंटिटी एज ए पोइट। इसके अलावा सुब्बू जो था, सुब्बू का एक अलग ही पहचान थी एक पोइट के रूप में भी। तो ही वाज सर्टेनली कैपेबल ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स एंड हायर फॉर्म्स। और वो कोथामंगलम सुब्बू बहुत ही शानदार मिश्रित कविताओं को लिखने का काम करते थे, और उनकी फॉर्म जो होती थी बहुत ही उच्च क्वालिटी की फॉर्म होती थी। ही डिलिबरेटली चॉस टू द एड्रेस हिज पोएट्री टू द मैसेज। वो हमेशा अपनी कविताएं जो होती थी, कविताएं जनसाधारण के लिए लिखा करते थे। His success in the films overshadow and dwarfed his literary achievements। उनकी फिल्मों में जो सफलता, उनकी फिल्मों की सफलताओं ने उनके पोएट्री के टैलेंट को बौना बना दिया था। और his criticized felt he composed several truly original stories, poems in the folk refrains and direct dictions, and also wrote in the spring-ling novels थिलाना मोहनाम्बल। इसके अलावा भी उन्होंने कई सारी कहानियां, कविताएं, उपन्यास लिखने का कार्य किया, और उसमें एक बहुत ही शानदार नोवेल था जिसका नाम था थिलाना मोहनाम्बल। डजन्स ऑफ वेरी डिफरेंटली ईच कैरेक्टर्स, उसमें कई सारे कैरेक्टर्स का वर्णन किया गया था। ही क्वाइटली सक्सेसफुल रिक्रिएटेड द मूड एंड द मैनर ऑफ द देवदासीज इन द अर्ली 20th century। ही वाज एन अमेजिंग एक्टर। ही नेवर एस्पायर्ड टू द लीड स्टोरीज, बट whenever subsidy roles he played in any of the films, he performed better than the supposed main player। लेखक बताते हैं कोथामंगलम सुब्बू ने कभी भी किसी भी नाटक, किसी भी फिल्म में एक लीड रोल की भूमिका कभी अदा नहीं की। नहीं उन्होंने कहा कि हमें लीड रोल मिल जाए। जो भी उन्हें रोल दिया गया उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से उसको किया। चाहे उसकी जगह पर कोई मैन प्लेयर होता, मैन एक्टर होता, तो उतनी अच्छी तरीके से ना कर पाता जितना उन्होंने तरीके से उन सभी नाटकों को किया। He had a genuine love for anyone he came across, and his house was permanent residence for dozen of near and for relations and acquaintances। इसके अलावा भी कोथामंगलम सुब्बू सबसे प्रेम करने वाला एक बहुत ही महान व्यक्ति था। उसका घर जो था एक परमानेंट रेजिडेंस था, किसके, डजन ऑफ नियर्स एंड फॉर रिलेटिव्स एंड एक्विटेंसेस। उसके जितने आसपास के लोग होते थे, सगे संबंधी होते थे, जितने भी परिचित होते थे, एक्विटेंसेस का मतलब होता है परिचित लोग होते थे, उनके लिए चेन्नई में उसका घर क्या बन गया था, 1 दर्जन लोगों का परमानेंट रेजिडेंस बन के रह गया था। इट सीम्ड अगेंस्ट सुब्बू's natures to be even conscious that he was feeding and supporting so many of them। उन सभी के साथ सुब्बू बहुत ही अच्छी तरीके से व्यवहार करता था, सबको खाना खिलाता था और सबको साथ रहता था, सबका सपोर्ट करता था। Such as charitable and the important man, and yet he had enemies। इतना बढ़िया, इतना अच्छे विचार, उदार व्यक्ति
जो दूसरों के लिए हमेशा बढ़िया कार्य करता था, ऐसे व्यक्ति के कुछ दुश्मन भी थे। वॉज इट बिकॉज ही सीम्ड सो क्लोज टू द इनमेट विद द बॉस, ऐसा इसलिए था क्योंकि वो एस वासन जी का बहुत ही नजदीक व्यक्ति था। और वॉज इट हिज जनरल डेमिनियर एंड हिज रिसेंबल टू द सैफोसेंट और हिज रेजिडेंस ऑफ से नाइस थिंग्स अबाउट एवरीथिंग। वो हमेशा क्या है, लगा रहता था अपने बॉस के पीछे पीछे, हमेशा उनके साथ रहता था और अपने सभी कार्यों को करवाने का काम करता था। In any case, there was this man in the makeup department who would wish the direst things for Subbu. तो जो भी कुछ हो, लेकिन मेकअप डिपार्टमेंट का जो व्यक्ति था, उस व्यक्ति के लिए सुब्बू एक बहुत ही बुरा व्यक्ति था और वो हमेशा रोज आके क्या करता था, मेरे क्यूबिकल में आके अपनी भड़ास निकालने का कार्य करता था। चलिए अब थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं और अगले वीडियो में हम इसके पूरा करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। और अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।